नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए और आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये नोट्स आपके काफ़ी काम आएंगे अगर आप इतिहास विषय से नेट जेआरएफ की परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो। मैं ये दावा नहीं करता कि ये पूरी तरह से आपकी तैयारी में सफिशिएंट होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इनके ज़रिए आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि आपको किस स्तर की तैयारी करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है। तो ये वीडियोस और ये नोट्स जो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ये आपके गाइड के तौर पर काम करेंगे कि भाई आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और भले ही आप कहीं से भी पढ़िए, आप कोचिंग से पढ़िए, बुक से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए या फिर यूट्यूब में किसी टीचर को फॉलो कीजिए, आपको दो चीज़ें अच्छे तरीके से ध्यान रखनी चाहिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। पहली, आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट निकला लो, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये लगेंगे, जितने भी पेज निकले आप निकला लीजिए। और आप बड़े आराम से हर 2-4 दिन में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लें। इससे बार बार सिलेबस देखने से आपके ध्यान में सिलेबस बैठ जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। क्योंकि नेट जेआरएफ में वर्ल्ड हिस्ट्री होती नहीं, पता चला आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक खरीद ली है और आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात, PYQ यूट्यूब में बहुत आसानी से फ्री में आपको मिल जाएंगे। देवेंद्र सर करके एक है, स्टडी हमारे साथ करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको बहुत आसानी से PYQ मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। और इससे क्या होगा, चाहे तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं वहाँ पर से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको यूट्यूब में PYQ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि भाई जो UGC है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। PYQ करने का ये उद्देश्य नहीं होता कि भाई इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होंगे और हम पास हो जाएंगे। ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर 10 में से 4-5 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए और आपने उन्हीं के दम पर एग्ज़ाम को निकाल लिया। ये नहीं होता, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि PYQ समझकर आप अपने लेवल को ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये दो चीज़ बेहतर तरीके से करते हो तो आप सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग से पढ़ो या फिर किसी भी माध्यम से पढ़ो, आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, आप खुद को गुमराह नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये छोटा सा ज्ञान था भैया हमारी तरफ से, क्योंकि मैं पिछले 4 बार इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका हूँ। इस बार मेरा, इससे 2 बार तो मैं PhD ओनली तक बस क्लियर हुआ था, इस बार मेरा असिस्टेंट क्लियर हुआ है और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दिसंबर में JRF भी क्लियर कर लूँ। अगर आपका साथ इसी तरह बना रहा, आप इसी तरह कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे और इसी तरह से पढ़ाई चलती रही तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत में जो 3.5 पौने 4 मिनट आपसे जो बातचीत हुई, यह बहुत ही खासम खास थी। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 4 बार इस एग्ज़ाम में लुढ़कने का, ये कहीं ना कहीं आपको 4 बार लुढ़कने से बचाएगा। ठीक है। और भगवान करे कि आप अच्छी मेहनत करें और इसी बार एग्ज़ाम को निकाल लें। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं भारतीय इतिहास लेखन। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन किस तरह से चल रहा है। हम इससे पहले स्पेंगलर हो या फिर टॉयनबी हो, रैंके हो, उनके जरिए आधुनिक इतिहास लेखन को विश्व स्तर पर समझ चुके हैं। अब आधुनिक इतिहास लेखन का भारत के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। दोस्तों, इतिहास लेखन में हम इस बात को नहीं पढ़ते कि इतिहास में कौन सी घटनाएं कब घटित हुई, हम इतिहास लेखन में इस बात को पढ़ते हैं कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। इतिहास लिखने की कला या फिर इतिहास लिखने की प्रोसेस क्या होती है, यह जानना ही इतिहास लेखन कहलाता है। ठीक है। तो इतिहासकार किसी घटना के बारे में क्या लिख रहा है, उससे ज़्यादा इतिहास लेखन में ये देखा जाता है कि वह लिखते समय
किस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित है। अगर वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है तो वह उस घटना को मार्क्सवाद की तरफ ढकेलेगा और उसके कारण में जिम्मेदार वह आर्थिक कारण को प्रमुख तौर पर बताएगा। अगर वह पूंजीवादी है तो वह पूंजीवाद की तरफ झुकाव रखेगा। अगर वह सबाल्टर्न है तो वह दलितों या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु नजर आएगा। तो घटना से ज़्यादा इतिहास लेखन में ये समझने का प्रयास किया जाता है कि इतिहासकार किस दिमाग में रहकर किस तरह से अपना नज़रिए रखकर उस घटना को लिख रहा है। क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि हम में से कोई इतिहासकार बन जाए, भविष्य में हो सकता है कि हम जो थीसिस लिखें वह एक बुक की शक्ल में आ जाए और काफ़ी प्रसिद्ध हो जाए और भविष्य में आने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतिहास लेखन क्यों महत्वपूर्ण होता है। इतिहास की घटना से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इतिहास लेखन, क्योंकि जब तक आप इतिहास लेखन नहीं समझोगे तब तक आप उस घटना को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाओगे। अगर आप इतिहास लेखन समझते हो तो आप इतिहासकार की विचारधारा को भी समझ पाओगे, वरना आप घटना को उसी नज़रिए से देखोगे जिस नज़रिए से इतिहासकार देख रहा है। तो भैया आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलती है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कौन से होते हैं? इनमें ज़्यादातर अंग्रेज इतिहासकार रहे हैं जो मानते हैं कि भाई जो साम्राज्यवाद है, जो अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद को बनाया है, राजा हो या फिर जो व्यवस्थाएं ब्रिटिश शासन है, वो भारत के लिए अच्छा है। वो ये बताते हैं कि भाई भारत को सभ्य बनाने में, भारत की व्यवस्थाओं को बनाने में अंग्रेजों का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर है। अब साम्राज्यवादी इतिहास लेखन 3 भागों में बढ़ता है, प्राच्यवादी और इवेंजेलिकल। कौन सा? इवेंजेलिकल। और तीसरा होता है उपयोगितावादी। इनको हम और आगे विस्तार से समझेंगे, अभी हम इनके भागों को देखते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विपरीत, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जन्म हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, इन्हें आप समझ सकते हो। एक पक्ष जो है, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, गुलाम बनाने से मतलब है कि हमारे राजाओं को हटाकर वे हमारे राजा बन गए और हम पर शासन करने लगे। तो उनके जो इतिहासकार थे या फिर वे भारतीय व्यक्ति जो अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से प्रभावित थे और उन्होंने साम्राज्यवाद को सही ठहराया, तो उस साम्राज्यवाद को नकारने के लिए जो विचारधारा का जन्म हुआ वो राष्ट्रवाद कहलाया। तो साम्राज्यवाद का अपोजिट हुआ राष्ट्रवाद। तो साम्राज्यवाद इतिहास लेखन के अपोजिट में कौन सा जन्म लेता है? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार 19वीं शताब्दी के आखिर में बहुत ज़्यादा पनपते हैं और फिर उनके ही लेखन से प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है क्या? बहुत ही ज़्यादा नवीन क्रांतिकारी जो उग्र दल के होते हैं, जो जैसे वीर सावरकर हो या फिर उनके भाई गणेश सावरकर जी हो, इनकी रचनाएं से बहुत सारे लोग प्रभावित होकर उग्र क्रांतिकारी के रुख में हमें देखने को मिलते हैं। तो वीर सावरकर एक इतिहासकार नहीं थे, हालांकि उन्होंने 1857 क्रांति नाम से एक ग्रंथ लिखा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसी तरह के राष्ट्रवादी बहुत सारे इतिहासकार हुए, दादा भाई नौरोजी हो, महादेव गोविंद रनाड़े हो, ऐसे बहुत सारे जो इतिहासकार हुए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के। उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई जो अंग्रेज है वे हम पर शासन कर रहे हैं और वे हमें गुलाम बनाए हुए हैं। अगर हमारा देश है तो शासन हमारा होना चाहिए, अंग्रेजों का तो ये देश ही नहीं है, तो वो हम पर शासन क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह से साम्राज्यवाद के अपोजिट में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का यहाँ पर जन्म होता है। तो फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 19वीं शताब्दी है, जो 1800 की शुरुआत वाले सन है, उस समय पर मार्क्स का प्रभाव जर्मनी में और यूरोप में, रूस में बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। तो इसका प्रभाव भारत में भी फैला और जो पूंजीवादी था, जो साम्राज्यवाद था, इसके विरोध में एक और
गुट खड़ा हुआ। दरअसल जो साम्राज्यवाद था, जैसे जो साम्राज्यवाद के विरोध में राष्ट्रवादी गुट हम देखते हैं, उसी तरह से जब इन्होंने साम्राज्य खड़े किए तो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा उद्योगों का विकास हो गया। ठीक है, हम देखते हैं कि जो 18वीं शताब्दी के आखिर में 19वीं शताब्दी में हमें बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण देखने को मिलता है यूरोप में, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होता है यूरोप और पूंजीवाद का जन्म होता है, बड़े बड़े घराने वहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं। तो उसके विरोध में जो श्रम शक्ति होती है उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो अक्सर ये देखना कि जब अति होती है ना तो उसका अंत होता ही है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे सियाने लोग होते हैं, वो कहावत कहते हैं कि भाई अति का अंत होता है। आप बहुत ज़्यादा अति करोगे तो उसका अंत होगा ही होगा, चाहे वह कोई भी काम हो। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा साम्राज्यवाद फैला, बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी लेखन हुआ, तो उसके विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ। उसी तरह जब बहुत ज़्यादा पूंजीवाद बढ़ा, बहुत ज़्यादा श्रमिकों पर अत्याचार हुए, तो जो कार्ल मार्क्स जैसे लेखक नेता उभर कर आए, जिन्होंने श्रमिकों के पक्ष में लिखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि भाई श्रमिक एक समय पर क्रांति करेंगे और एक सभ्य समाज की स्थापना होगी जहाँ पर साम्यवाद होगा, जहाँ पर मार्क्सवाद होगा। तो इस तरह से पूंजीवाद के विपरीत मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। और चूंकि भारत में भी श्रमिक वर्ग था, भारत भी उसी पूंजीवादी सत्ता का गुलाम था जिसका विरोध यूरोप में कार्ल मार्क्स कर रहे थे, इसलिए मार्क्सवाद का प्रभाव भारत में भी हमें देखने को मिलता है। अब मार्क्सवादी इतिहास लेखन में क्या था कि भाई ये श्रमिक श्रमिक श्रमिक, इसके अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं। भाई श्रमिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या समाज का और हिस्सा नहीं है? समाज में महिलाएं नहीं हैं? समाज में दलित या पिछड़ा वर्ग नहीं है? तो अभी तक तो जो मार्क्सवाद था वह यूरोप की दृष्टिकोण से चल रहा था। ठीक है, यूरोप में भी जो मार्क्सवाद था वो सिर्फ श्रमिकों की बात करता था कि भाई जो श्रमिक वर्ग है, हम उसके लिए यहाँ पर हम लेखन कर रहे हैं और एक समय पर आएगा कि श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा और सभ्य समाज की स्थापना होगी, साम्यवाद की स्थापना होगी। लेकिन इमाइल दुर्खीम जैसे इतिहासकार, इमाइल दुर्खीम हो या फिर जो बेबर हो, ये सब फ्रांस वगैरह में ये इन्होंने इतिहास लेखन शुरू किया और इन्होंने कहा कि भाई समाज जो है वह किसी एक ही धड़े से नहीं चलता। समाज चलता है महिलाओं से, समाज चलता है निम्न तबके से। तो आप समग्र समाज का अध्ययन करो ना। तो इसके बाद अब देखना है आपको से क्रम देखना। साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा हुआ राष्ट्रवाद, पूंजीवाद के विरोध में खड़ा हुआ मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद को और ज़्यादा एक्सटेंड किया, मार्क्सवाद को और ज़्यादा फैलाया किसने? सबाल्टर्न ने, उपाश्रय इतिहास लेखन ने। तो सबाल्टर्न क्या है? सबाल्टर्न मतलब उपाश्रयवादी इतिहास लेखन, कि भाई जो आश्रित समाज है, जो निम्न तबका है समाज का, आप राजा महाराजाओं के बारे में ही इतिहास लिख रहे हो, आप कर्मचारियों के बारे में इतिहास लिख रहे हो, अंग्रेजों के बारे में लिख रहे हो, यहाँ तक कि आप फ्रीडम फाइटर के बारे में इतिहास लिख रहे हो, पर क्या आप उस समाज के बारे में इतिहास लिख रहे हो जिस पर शोषण हो रहा है? क्या आप महिलाओं के बारे में इतिहास लिख रहे हो? क्या आप दलितों के बारे में इतिहास लिख रहे हो? अछूतों के बारे में इतिहास लिख रहे हो? उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आप इतिहास में इसका स्थान दे रहे हो? अगर आप 100 साल पहले का इतिहास पढ़ना चाहोगे तो क्या आप उस समय के समाज के व्यक्ति का इतिहास पढ़ पाओगे? नहीं। आप राजा महाराजाओं का ही इतिहास पढ़ोगे कि भाई वहाँ वो गवर्नर आया, वहाँ पर वो राजा था। आप समाज का इतिहास पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मार्क्सवाद और ज़्यादा एक्सटेंड होता है और इसी में से एक नई विचारधारा निकलती है और यहाँ पर सबाल्टर्न का जन्म होता है। और भारत में रणजीत गुहा, जो रणजीत गुहा होते हैं, वो इसके भारत में प्रारंभकर्ता बनते हैं। बाद में शाहिद अमीन जैसे इतिहासकार भी इससे जुड़ते हैं और रणजीत गुहा भारत में उपाश्रय या सबाल्टर्न इतिहास लेखन की शुरुआत करते हैं। इसके प्रवर्तक भारत में माने जाते हैं।
अब सबाल्टर्न के बाद में जो कैम्ब्रिज स्कूल होता है, कैम्ब्रिज स्कूल का मतलब होता है कि जो कैम्ब्रिज से निकले हुए जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो इतिहास लेखन लिखा है या फिर जो उनका दृष्टिकोण था, यहाँ पर कैम्ब्रिज स्कूल कहला रहा है। इसको भी हम आगे चलकर विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हमने यहाँ पर 14 मिनटों तक सिर्फ ये समझने का प्रयास किया कि भाई ये 5 बिंदुओं जिन्हें, या फिर 5 अलग अलग विचारधाराएं जिन्हें हम आगे समझने वाले हैं, उनका अर्थ क्या है और वो किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। तो इतिहास लेखन का मतलब ही यही है कि भाई साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, अगर सामान्य तौर पर आप इतिहास में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि भाई साम्राज्यवादी इतिहास लेखन फलाने फलाने इतिहासकार ने शुरू किया, उसने वो किताबें लिखी और ये प्रश्न आएंगे, आप याद कर लो। लेकिन जब आप इतिहास लेखन की दृष्टि से पढ़ते हो तो आपको ये भी बताना होता है कि भाई साम्राज्यवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था और किस तरह की उनकी मेंटेलिटी रही होगी, किस तरह से दृष्टिकोण रहा होगा। जब आप इतने डीप में समझते हो चीज़ों को, तब आपके अंदर एक इतिहास का जन्म लेता है और आपको वाकई इतिहास से प्यार होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए साम्राज्यवादी इतिहास लेखन देखते हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की शुरुआत उपनिवेशों की स्थापना से हुई। उपनिवेशों की स्थापना से ही प्रारंभ हुई। यह विचारधारा यूरोसेंट्रिक विचारधारा को पुष्ट करती है। यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है कि भाई जितने भी उपनिवेश इन्होंने बनाए, एशिया में बनाए, इन्होंने भारत को गुलाम बनाया, इन्होंने चीन को गुलाम बनाया, श्रीलंका को गुलाम बनाया, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज़ हैं उनको इन्होंने गुलाम बनाया। तो यूरोप में, यूरोप के जो देश है, उन्होंने यूरोप में तो कोई देश गुलाम नहीं बनाया, बहुत कम रहे होंगे, रहे भी होंगे तो इनके ज़्यादातर गुलाम थे यूरोप के बाहर। ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, जो अन्य महाद्वीप थे यूरोप के अलावा, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यहाँ पर इनकी कॉलोनीज थी। तो यहाँ पर यूरोप के देशों ने अन्य महाद्वीपों पर अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो यहाँ पर एक इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई जिसने ये साबित करने का प्रयास किया कि भाई अगर मानवता कहीं है तो वो यूरोप में है, अगर ताकत कहीं है तो वह यूरोप में है। यूरोप ही दुनिया को चला रहा था इस समय पर, क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्से पिछड़े हुए थे यूरोप की तुलना में, और इसके चलते यूरोप यहाँ पर सशक्त हुआ। और कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर यूरोप के पास में ताकत थी तो उसकी तारीफ में पुल बंधने लगे और यूरोसेंट्रिक यानी कि यूरोप को केंद्र में रखकर इतिहास लेखन की शुरुआत यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में साम्राज्य को एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असभ्य और बर्बर एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी लोगों को सभ्य बनाने के लिए आवश्यक साधन माना गया। वही मैंने आपको समझाया कि यूरोसेंट्रिक क्या है। इन्होंने कहा कि भाई हमें ईश्वर ने भेजा है, हम गोरे लोगों को ईश्वर ने भेजा है कि हम दुनिया के काले लोगों को सभ्य बनाएं, हम उन्हें इस लायक बनाएं कि वो दुनिया में रह सकें। तो इन्होंने खुद को बेहतर बताया। तो इस तरह से यूरोसेंट्रिक इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की शुरुआत होली। अब भारत के संदर्भ में रउआ देखलवानी, भारत के संदर्भ में 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व काल के दौरान ब्रिटिश प्रवृत्ति और नीति को नियंत्रित निर्धारित करने के लिए 3 विचारधाराओं की आपसी प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो हमने यहाँ पर जो 3 विचारधाराएं देखी ना, प्राच्यवादी, इवेंजेलिकल, उपयोगितावादी, ये भारत के संदर्भ में है। इन्हें देखते हैं। प्राच्यवादी मतलब ओरिएंटलिस्टिक। अब ये क्या कहते हैं कि भाई ये कहते हैं कि जैसे जो अलबरूनी है, अलबरूनी लिखता है तहकीक ए हिंद नाम का उसका ग्रंथ लिखता है, और वह जो गजनवी था उसके साथ आया था। हालांकि वह उसके किसी अभियान में उसके साथ नहीं रहा, लेकिन उसके काल में वह भारत आया था और उसने 11वीं सदी के भारत के बारे में इतना स्पष्ट वर्णन किया है कि उसका जो ग्रंथ है तहकीक ए हिंद या तहकीकात ए हिंद, उस ग्रंथ को 11वीं सदी के भारत का दर्पण माना जाता है। 11वीं सदी का मतलब है 1000 वाले सन, 1000 से लेकर 1027 तक गजनवी के आक्रमण भारत में हुए। 17 बार उसने आक्रमण किया। तो इस काल में
जो 1000 वाले सन हैं, जिसको 11वीं सदी कहेंगे, इसमें हमें अल-बरूनी का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ मिलता है जो वो भारत के विषय में लिखता है। तो अल-बरूनी इस ग्रंथ में लिखता है कि भाई इस समय पर भारत में बुद्धिमान लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन वह भारत के अतीत को बहुत ज़्यादा समृद्ध और वैभवशाली बताता है। वह कहता है कि भाई ये आर्यभट्ट और बारहमीर जैसे महान गणितज्ञ और वैज्ञानिकों की भूमि है। यहाँ पर पतंजलि जैसे महान ऋषि योगाचार्य रहे हैं, जिन्होंने महाभाष्य जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों को लिखा है, सुश्रुत जैसे व्यक्ति रहे हैं। तो अल-बरूनी कहता है कि भाई जो प्राचीन भारत है 11वीं सदी से पहले वाला, तो उस भारत का इतिहास गौरवपूर्ण है और वह प्रेरणादायी है। लेकिन जो वर्तमान इतिहास है, 11वीं सदी का इतिहास है, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लोग हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पंडित हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, ज़्यादातर लोग भ्रष्ट नज़र आते हैं। उसी तरह जो प्राच्यवादी है ये भी मानते हैं कि भाई जो वर्तमान है हमारा वो बेहतर नहीं है, लेकिन जो हमारा अतीत था वो गौरवपूर्ण था और अतीत प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अतीत को आधार बनाकर हम चीज़ों को सीख सकते हैं और वर्तमान को सभ्य बना सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भी इसी प्रकार से प्राच्यवादी थे। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो भी प्राच्यवादी थे, हालांकि वह जो अंग्रेजी शिक्षा है या फिर जो नवीन शिक्षा प्रणाली है उसके समर्थक भी थे। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो ओरिएंटलिस्टिक है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स हो, विलियम जोन्स हो, कोलब्रुक हो, कोलबर्ट हो, विल्किंसन हो, तो जैसे यहाँ पर देखिए विलियम जोन्स हो, कोलब्रुक हो, कोलबर्ट हो, विल्किंसन हो, इन्होंने तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी, जहाँ पर प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद होता था। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि प्राच्यवादी का मतलब होता है, प्राच्य का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तो जो लोग प्राचीन भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हों या फिर जो जिन्हें लगता है कि भाई प्राचीन भारत बेहतर था, वो प्राच्यवादी यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने प्राचीन हिंदू सभ्यता को विकसित और समृद्ध बताते हुए उसका यशोगान किया। इनका मानना था कि भारत में शासन करने के लिए भारतीय प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, तो इनको लगता है कि भाई अंग्रेजी वगैरह सिखाने की हमें ज़रूरत है नहीं भारत के लोगों को। अगर हम इनके प्राचीन ग्रंथों को ही आधार बनाकर इनके लिए शिक्षा प्रणाली बनाएं तो हम भारतीय लोगों को सभ्य बना सकते हैं। क्योंकि इन चौथियों को लगता था कि भाई जो भारत के लोग हैं ये तो भूखे नंगे लोग हैं, गंवार हैं, इनको कुछ आता नहीं है। लेकिन जब इन लोगों ने हमारे अतीत को खंगाला, जब प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, तो इन्हें पता लगा कि भाई भारत थोड़ा बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इनने फिर बोला कि भाई जो वर्तमान का भारत है वो तो हमको उतना सही लगता नहीं है, वेल कल्चर्ड हमको लगता नहीं है, क्योंकि कल्चर पूरा तो यूरोप में है, उसके वहाँ सब कटोरा लेके बैठे हैं। तो अगर भारत को सभ्य बनाना है और अगर हम यूरोपीयकरण इनका नहीं करना चाहते, तो प्राचीन भारत से प्रेरणा लेकर हम इनको थोड़ा बहुत मैनर्स सिखा सकते हैं। खैर, अंग्रेज़ों की बात करें तो वो हम पर इतने मेहरबान क्यों थे? क्योंकि भारत में साम्राज्यवाद का विस्तार बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा था और यहाँ पर नए नए राज्य जीतने लगे थे। इसके कारण उन्हें भारतीय लोगों को अपने पक्ष में लाने की ज़रूरत थी। भारत से ही कर्मचारी लेने की आवश्यकता थी, भारत से ही सैनिक लेने की आवश्यकता थी। क्योंकि अगर सिर्फ इंग्लैंड के लोगों के दम पर ही वह भारत में रूल करना चाहते तो शायद नहीं कर पाते। अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत के लोगों को ही भारत के लोगों के खिलाफ, भारतीयों को ही भारत के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर इसलिए ये प्राच्यवादी विचारधारा निकल कर आती है, जो कहती है कि भाई भारत के लोगों को आप प्राचीन ग्रंथों के आधार पर शिक्षा दीजिए, प्राचीन परंपरा समृद्ध थी और इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब इन्हीं उद्देश्यों से प्रभावित होकर प्राच्यवादियों द्वारा प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है और हम देखते हैं कि 1787 के आसपास बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यहाँ पर होती है। अब इवेंजेलिकल विचारधारा क्या है ये भी यहाँ पर देख लीजिए। तो जॉन सोर और चार्ल्स ग्रांट इस विचारधारा के समर्थक होते हैं।
चार्ल्स ग्रांट यहाँ पर कहता है कि भाई भारतीय समाज की दुरावस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ईसाई धर्म और पाश्चात्य शिक्षा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस विचारधारा को ईसाई मिशनरियों ने भरपूर सहयोग दिया। क्यों किया? क्योंकि भाई इनका धर्म बढ़ रहा है। इस विचारधारा को अगर सरकार मान रही है तो बड़ी मात्रा में ईसाईकरण किया जाएगा, लोगों को मजबूर किया जाएगा ईसाई बनने में, और इससे ईसाई मिशनरियों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनका धर्म फैल रहा है। इसलिए उन्होंने इस विचारधारा को समर्थन किया। कह सकते हैं कि जो पाश्चात्यवादी विचारधारा है उसका पूर्वीकरण यानी कि उसका जो बैक है, यानी कि कह सकते हैं ना कि आज 2025 चल रहा है तो 2025 से पहले जो 24 था, उसी तरह पाश्चात्यवादी विचारधारा का जो आधार है या फिर उससे पहले की जो विचारधारा है वह यही है, इवांजेलिकल विचारधारा। भविष्य में इसमें थोड़े बहुत सुधार करके उसको पाश्चात्यवादी विचारधारा बना दिया गया। जैसे प्राच्यवादी यानी कि प्राच्य मतलब प्राचीन, भारतीय प्राचीन संस्कृति से शिक्षा लेकर लोगों को सभ्य बनाना, उसी तरह पाश्चात्यवादी विचारधारा में जो पश्चिमी देश हैं, क्योंकि इनको तो पता था कि भैया हम यूरोप के हैं तो यूरोप में ही सभ्यता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा सभ्य मनुष्य तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि भाई पश्चिमी संस्कृति का अगर हम भारत में आगमन करा दें, भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता से रूबरू करा दें, तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक तो ये सभ्य बन जाएंगे और इनसे कम्युनिकेशन करने में, इनसे बातचीत करने में समस्या नहीं होगी, और साथ ही साथ ये हमारे टट्टू भी बन जाएंगे। टट्टू मतलब हमारे नौकर भी बन जाएंगे। तो इस तरह से इवेंजेलिकल विचारधारा का अर्थ समझ लेना, ये पाश्चात्यवादी विचारधारा का ही एक रूप है, उसका पूर्वगामी रूप है। तो ये ध्यान रखना है इवेंजेलिकल। और सबसे बड़ी बात, इवेंजेलिकल विचारधारा के समर्थक लोगों में चार्ल्स ग्रांट और जॉन सॉर का नाम बड़े ध्यान से याद रखना भैया, क्योंकि ऐसी विचारधारा जो ज़्यादा फेमस नहीं होती ना, इनके बारे में इनका अर्थ वगैरह तो नहीं पूछता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहता है। तो इसमें ये ज़रूर पूछ लेता है कि भाई बताओ निम्न में से कौन इवेंजेलिकल विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि है या नहीं है, ये भी पेपर में ध्यान रखना चाहिए। और ये याद कर लो कि इवेंजेलिकल विचारधारा से जुड़े हैं कौन कौन, जॉन सोर और चार्ल्स ग्रांट। और ईसाई धर्म का फैलाव करवाना है। तो इस तरह से इन मिशनरियों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था। अब उपयोगितावादी विचारधारा यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। उपयोगितावादी विचारधारा क्या होती है? जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल, अब देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ता हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, और मैंने ये सीखा है कि जो हमारे लिए सही है हम उसके समर्थन में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी एक विचारधारा को पूरी तरह से मान लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी बुराइयां हमें दिखती नहीं हैं। जैसे इसको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। जब हम किसी के प्यार में अंधे बांगड़ बिल्ले हो जाते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, उसकी गलती हमें नज़र नहीं आती। कोई उसके बारे में बताता भी है तो हमको लगता है कि भाई ये हमारा रिश्ता ख़राब करना चाहता है, या फिर ये हमारे रिश्ते में दरार पैदा करना चाहता है। लेकिन जब आप बहुत ही न्यूट्रल आदमी होते हो, आप किसी के प्यार में इतने नहीं मरते हो कि भाई वो आदमी गलत है और कोई बोल रहा है कि भाई वो आदमी गलत है उसके पास मत जा, तो भी आप जा रहे हो। लेकिन आप अगर न्यूट्रल होते हो, आप अपने दिमाग को सोचने की आज़ादी देते हो, प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हो, तो आपके लिए बहुत आसान होता है। तो अब ये थोड़ा सा राजनीतिक एग्जाम्पल है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उपयोगितावादी का एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी मुख्य रूप से आरएसएस जैसे संस्थानों से मदद लेती है इनडायरेक्टली।
डायरेक्टली कई बार वो एक दूसरे की मदद ना लेने की बात कर चुके होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली लेते हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस से ही जनसंघ का जन्म हुआ और जनसंघ से ही 1980 के समय पर बीजेपी बनी। और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता होते हैं वो अपने शुरुआती जीवन में आरएसएस से जुड़े होते हैं। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब निकलता है कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई है। भले ही आरएसएस हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कार्यों में दखल अंदाजी ना करती हो, करती है या नहीं करती है हमको क्लियर नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से दखल हो सकती है। किसी व्यक्ति को पद पर बैठाने या ना बैठाने पर दखल हो सकती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर स्पष्ट नज़र आता है। जैसे अभी फॉर द एग्ज़ाम्पल इस समय पर उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है, क्योंकि जो वर्तमान उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सेहत के चलते। तो जो नए उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट है एनडीए, जो बीजेपी और उनके गठबंधन का, तो वो राधा कृष्ण उनका नाम है और वो अपने शुरुआती जीवन में आरएसएस से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने शुरुआती जीवन में आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो ये खैर ये बात हो गई विचारधारा की। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अब यहाँ पर भारत में जो एक पॉपुलेशन ऑफ जो बड़ा एक हिस्सा है 87% के आसपास या 82% के आसपास, वो है हिंदू। ठीक है। तो यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है वो क्या कार्ड खेलती है? वो हिंदू कार्ड खेलती है कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, हम जय श्री राम की बात करते हैं, हम गौ माता की बात करते हैं। तो इससे क्या करती है कि भाई 87%, मान लीजिए 80% एग्जाम्पल के तौर पर कि 80% लोग हिंदू हैं, तो हो सकता है कि आप 80% लोगों को धर्म के नाम पर ना रिझा पाएँ, लेकिन आप अगर 51% वोटर्स को भी आप रिझा लेते हैं कि वो आपको वोट दे दें, तो स्वाभाविक तौर पर आपकी सरकार बन गई। मान लो आपने 45% लोगों को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो भी आप अन्य छोटी पार्टियों के गठबंधन से सरकार को बना सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको और क्या मुद्दे देने हैं, क्या नहीं देने हैं। अगर आप धर्म के आधार पर ही राजनीति करोगे, आप सिर्फ हिंदू वोटर्स के नाम पर ही राजनीति करोगे, तो भी ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपकी राजनीतिक सत्ता चल सकती है। तो ये बीजेपी के लिए हिंदू टैरो कार्ड क्या है? हिंदू धर्म बीजेपी के लिए उपयोगिता है। इसी तरह आप कांग्रेस की देखिए, तो कांग्रेस ओबीसी की बात करती है। क्यों? क्योंकि 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी में आती है। तो अब देखो यहाँ पर कोई दलित की बात नहीं करता है, कोई यहाँ पर सिखिज्म की बात नहीं करती कोई बड़ी पार्टी ये नहीं कहती कि नॉर्थ ईस्ट के किसी जनजाति का हम समर्थन करेंगे। कोई बड़ी पार्टी गोंड अहीर के नाम पर वोट नहीं मांगती है। बड़ी पार्टियां मांगती है बड़े परसेंटेज के आधार पर वोट। कांग्रेस मांगती है ओबीसी के आधार पर वोट कि भाई ओबीसी के साथ गलत हो रहा है, हम आरक्षण देंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? ये उपयोगिता बात है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि हिंदू के आधार पर अगर वोट मांगेगी, तो अगर 45% वोट भी अगर उनको मिल गए हिंदुओं के, तो उसके आधार पर भी वो राजनीतिक चमक सकती है। और इसी तरह कांग्रेस को भी लगता है कि भाई अगर ओबीसी आरक्षण या फिर जातिगत जनगणना के आधार पर भी हमें वोट मिल जाते हैं, तो हम हमारी राजनीति चमका सकते हैं। तो जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती है, वो उनकी उपयोगिता इस बात पर सेट होती है कि भाई समाज की जो बड़ी पॉपुलेशन है उसकी समस्या क्या है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है हम उसको अगर उठाएंगे और अगर उनको हम अपनी तरफ खींच सके, तो हमारी राजनीतिक सत्ता आ सकती है। तो इससे पहले कांग्रेस चलती थी राष्ट्रवाद के आधार पर कि भाई हम जो है हम गुटनिरपेक्ष, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। ठीक है। अब बीजेपी आई तो बीजेपी ने हिंदू धर्म को पकड़ ली और बीजेपी ने राष्ट्रवाद को भी पकड़ ली। तो अब यहाँ पर जो कांग्रेस है वो धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो इससे फ़ायदा बीजेपी को होगा। इसलिए कांग्रेस ने एक नया मुद्दा उठा ली कि भाई हम ओबीसी को पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ओबीसी भी 60% से ज़्यादा है। अगर हम ओबीसी को भी कनेक्ट कर पाए तो हम इनको काउंटर कर सकते हैं।
और ऐसा हुआ भी था अभी 2024 की लोकसभा चुनाव में, जहाँ पर जो कांग्रेस है या फिर जो उनका अन्य सहयोगी दल हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाई थी और जो बीजेपी है वह 300 पार भी नहीं जा पाई थी, जबकि उनका सपना था 400 पार जाने का। तो इस तरह से ये होता है उपयोगितावादी। तो इसी तरह से इतिहास लेखन भी होता है। एग्जाम्पल बहुत लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जब आप वर्तमान अपने आसपास मुंडी घुमाकर देखोगे तो आपको हर चीज़ के एग्जाम्पल मिल जाते हैं और इस तरह से आप चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। तो देखो, उपयोगितावादी विचारधारा, एक बात ध्यान रखना, जितनी भी ये विचारधारा है ना, इनके जितने भी इतिहासकार जो इनके समर्थक हैं उनके नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, जैसे बताइए जो इवेंजेलिकल विचारधारा है उससे जुड़े दो इतिहासकार के नाम बताइए। अभी पिछले पेज में मैंने आपको बताया था, अब आप अपने दिमाग में दोहराओ। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वीडियो में आप फोकस हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई चार्ल्स ग्रांट है और एक जॉन शोर है, ये दो व्यक्ति हैं जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगर आप मटर गश्ती कर रहे हैं या फिर आपका ध्यान और कहीं है तो भाई फिर आपको याद नहीं होगा, तो फिर जहाँ ध्यान है वहीं पर लगा लो, क्योंकि ऐसे दो नावों में सवार होकर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो अब उपयोगितावादी विचारधारा को देखते हैं। जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डेविड रिकार्डो, ये सभी इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उपयोगितावाद के अनुसार किसी राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक संस्था की कसौटी उसकी उपयोगिता है। जो व्यवस्था उपयोगी अथवा कल्याणकारी नहीं है उन्हें ब्रिटिश शासन के अधीन अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी कानूनों के माध्यम से सुधारा जाए। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा। 3 संस्करण में उसने यह ग्रंथ लिखा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर भाई ये जेम्स मिल ने जो ये बंटवारा करने का प्रयास किया, काफ़ी ज़्यादा इतिहासकार जो हैं वह इसका विरोध करते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय संस्कृति को निकृष्ट और असभ्य बताया, अतः इसमें सुधार हेतु निरंकुश सरकार द्वारा प्रशासित उपयुक्त कानूनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। प्राच्य निरंकुशता का सिद्धांत एशियाई सभ्यताओं के संदर्भ में दिया गया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक निरंकुश राजा के हाथों में सत्ता केंद्रित होती है, और इसमें ये प्राच्य निरंकुश का सिद्धांत कहता है कि भाई, ये कहता है कि भाई जो प्राचीन भारत में जो सभ्यताएं चल रही थी वो निरंकुश थी, एक निरंकुश राजा के हाथों में शासन चल रहा था। और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई हमने जो आपको व्यवस्था दी है वो निरंकुश व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी है उसके ऊपर जो इंग्लैंड की संसद है उसका कंट्रोल है, और यहाँ पर निरंकुश व्यवस्था नहीं है। यानी कि ये जो हमारे प्राचीन राजा महाराजा रहे हैं उन्हें कहते हैं कि भाई वो व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और वहाँ पर निरंकुशता थी। जबकि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई निरंकुश राजा होते हुए भी उनके ऊपर एक नैतिक जवाबदेही थी और उनके ऊपर मंत्रिपरिषद का कंट्रोल था। और हम प्राचीन भारत में ये तक देख चुके हैं कि भाई अगर कोई राजा हद से ज़्यादा निरंकुश हुआ है तो उसका दमन प्रजा ने की है, लेकिन ब्रिटिश काल में हम ऐसा नहीं देखते हैं। अब इसके बाद में देखिए, निरंकुश राजा अपनी स्वेच्छाचारी नौकरशाही के माध्यम से शासन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के अधिशेष उत्पादन का दोहन करता है। निचले स्तर पर ग्रामीण समाज आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक दूसरे से कटे हुए होते हैं। जेम्स मिल ने ब्रिटिश शासन पद्धति को भारत में विधाता की इच्छा देवीय सुयोग बताया है। इसने भारतीयों को अराजकता और प्राच्य निरंकुशता से मुक्ति दिलाई। जेम्स मिल के अनुसार भारतीयों को स्वतंत्रता की बजाय कुशल प्रशासन और भौतिक सुख की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पर कहता है कि भाई इससे पहले तो ये एक निरंकुश शासन व्यवस्था में रह रहे थे, अगर इन्हें सभ्य बनाना है तो इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश इन्हें छोड़ दे या फिर ब्रिटिश सरकार से इन्हें आज़ादी मिले। इनके लिए ज़रूरी है कि इनके लिए सामाजिक संस्थाओं का विकास किया जाए, एक अच्छे समाज और संस्कृति का विकास किया जाए, और इन्हें
एक अच्छा सभ्य राष्ट्र बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि बार बार आज़ादी मांगने की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात जेम्स मिल कहता है, और इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से ये इसके ऊपर साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वह बात कह रहा है जिसका विरोध राष्ट्रवादी इतिहासकार करेंगे। जेम्स मिल के इतिहास लेखन की आलोचना यहाँ पर होती है, और यहाँ पर पहली आलोचना होती है कि जेम्स मिल ने अपने इतिहास लेखन में भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उसने अपने इतिहास लेखन में धर्म के आधार पर काल विभाजन किया, जबकि ज़्यादातर इतिहास लेखन इस काल विभाजन को नहीं मानते हैं, और हम भारतीय इतिहास लेखन को सामान्य तौर पर 3 भागों में बटा हुआ पाते हैं: प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। इनके अंदर भी बहुत सारे सब डिवीज़न हैं, लेकिन इन 3 बड़े भागों में हम भारतीय इतिहास लेखन को बांटते हैं, जो कि किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से अलग थलग समय के आधार पर बटा हुआ और एक सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर बटा हुआ दिखता है, ना कि धार्मिक परिवर्तन या किसी पंथ धर्म के अलावा आधार पर बटा हुआ। जबकि जेम्स मिल भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करता है, जो कि निराधार है, और भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत कहीं ना कहीं जेम्स मिल की ही लगाई हुई आग से लगती है। जेम्स मिल ने अपने लेखन किंवदंतियों, कथाओं, व्यापारिक और ब्रिटिश अधिकारियों की सुनी बातों तथा समाचार पत्रों में छपे लेखों के आधार पर किया था। उसके इतिहास लेखन से संबंधित स्रोतों की गुणवत्ता और धारणा, साथ ही उसके इतिहास लेखन में इतिहास की अनुसंधान पद्धति के नियमों का पालन नहीं हुआ है। रैंके, जिस इतिहास में अनुसंधान पद्धति की शुरुआत करने वाले जनक माने जाते हैं, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके थे, उन पद्धति को यहाँ पर जेम्स मिल नकारता है, और वह किंवदंतियों, किस्से, कहानी की तरह भारतीय इतिहास लेखन का वर्णन करता है। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जेम्स मिल कभी भारत आया ही नहीं था। तो भैया, जब तुम भारत आए ही नहीं तो तुमने भारत के बारे में कैसे लिख दिया? और इससे भी बड़ा दुख ये है कि बहुत सारे इंग्लैंड और यूरोप के इतिहासकारों ने जेम्स मिल के ग्रंथ के आधार पर भारत के बारे में लिखा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भैया, तुम कभी भारत आए नहीं, तुमने सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारत को देख लिया, और तुम्हारे ग्रंथ के आधार पर और 4 कुत्ते भौंकने आ गए। वही कहता है कि एक लड़ैया चिल्ला रहा था तो उसके पीछे 10 लड़ैया चिल्लाने लगे। ये कहानी जेम्स मिल के ऊपर ठीक बैठती है। तो यहाँ पर इस इतिहास लेखन की आलोचना होती है। मिल का इतिहास लेखन साम्राज्यवादी विचारधारा का पोषक एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। साम्राज्यवादी विचारधारा की वही भाई कि हम भारत को आज़ादी नहीं देना चाहते, हम भारत को अच्छी व्यवस्था और एक सभ्य समाज देना चाहते हैं। इसके बदले में आप क्या कर रहे हो? आप भारत में बड़ी मात्रा में टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, आप भारत का शोषण कर रहे हो। जब आप भारत का शोषण कर रहे हो तो आप भारत को एक अच्छा भारत कैसे बना सकते हो? इसका तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप भारत का शोषण बंद कर दो, यानी कि आप भारत को आज़ादी दे दो। लेकिन जेम्स मिल यहाँ पर इस बात को नकारता है। जेम्स मिल कहता है कि अंग्रेज भारत के साथ में अच्छा कर रहे हैं, और अगर भारत को कुछ मांगना ही है तो अच्छी व्यवस्था मांगे, अच्छा सभ्य समाज कैसे बन सकता है भारत, इसके उपाय मांगे, ना कि आज़ादी मांगे। साथ ही साथ वह पहले से ही ये तय कर चुका है कि भारत एक अच्छा देश नहीं है, भारत के लोग सभ्य नहीं हैं। ये पहले ही तय कर चुका है जेम्स मिल। इसके कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जेम्स मिल जो है वो पहले से ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित हमें देखने को मिल रहा है। मिल के लेखन को पढ़कर कंपनी के प्रशिक्षित अधिकारियों का भारत के प्रति कठोर व अत्याचारी मनोवृत्ति पूर्ण रवैया हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के विषय में कहीं पर आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में, और आपने पढ़ा कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, कोई इससे बात करता है तो ये उससे तो बात नहीं करता, ऊपर उसको 2 रैप्टे खींच के मार देता है बिना कुछ बोले। अब आप कभी उस व्यक्ति से मिलने गए तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी कि भाई बहुत ज़्यादा अकड़ू व्यक्ति है, अगर मैंने इससे बात किया तो ये बदतमीज़ी करेगा या फिर मुझे मारेगा।
तो आप उससे बात ही नहीं करोगे, आप उसको इज्जत ही नहीं दोगे। जबकि हो सकता है कि वो खबर झूठी हो और वो एक बहुत ही ज़्यादा शालीन और बहुत ही ज़्यादा उदार और मिलनसार व्यक्ति हो, बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन आप पहले से ही अपने दिमाग में बैठा चुके हो कि वो एक घटिया व्यक्ति है, तो आप उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दोगे। इसी तरह यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में आए काम करने के लिए, उनके दिमाग में भी जेम्स मिल के ग्रंथ बैठ चुके थे, क्योंकि इन्हें ब्रिटेन से जो भारत आते थे अधिकारी, उनके प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जेम्स मिल के इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता था। इससे उनका भारत के प्रति जो रवैया है वह वैसा ही हो गया जैसा जेम्स मिल का था। बिना कुछ सोचे समझे भारत के विषय में गलत धारणाएं बनाने लगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 45 मिनट की क्लास हो गई है, तो यह अगर आपको लगता है कि आप का फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप इस वीडियो को पॉज करिए या फिर वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कीजिए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर आप वापस आकर इसको देखना। क्योंकि एक तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो हो सकता है कि और अच्छे से मैं चीज़ों को पढ़ा सकता, लेकिन मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं कोई प्रोफेसर हूँ। तो हो सकता है कि मेरे पास में वो कला नहीं है जो एक बेहतर टीचर के पास में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ऐसी क्लास है जहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं खुद पेजों को पढ़कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो शायद आप खुद कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और इससे मुझे भी फ़ायदा है, मैं भी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये बात है कि मैं सीधे कैमरा के सामने नहीं हूँ, तो आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आप सिर्फ लाइनों को देख रहे हैं, शब्दों को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि बोरियत हो सकती है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर बाद क्लास को यहीं पर से देखना शुरू करना। तो इससे क्या होगा कि आप फोकस्ड रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 10-12 घंटे पढ़ते हैं। मैं खुद 14-14 घंटे तक पढ़ता था जब मेरा जुलाई में एग्ज़ाम था। पूरे महीने नहीं पढ़ता था, क्योंकि पूरे महीने पढ़ता तो शायद टॉप कर लेता। लास्ट के 10-12 दिन मैंने पढ़ा था 14-15 घंटे। तो मैंने देखा कि भाई उतनी देर पढ़ने के बाद भी चीज़ें ज़्यादा ध्यान नहीं रहती, इसलिए कम पढ़ो, 8-10 घंटे पढ़ो, 8-10 घंटे, लेकिन ऐसा पढ़ो कि चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहे, आपको चीज़ें समझ में आए। उसके लिए बराबर गैप दीजिए, बराबर दिमाग को रिलैक्स कीजिए, बराबर अच्छा खान पान रखिए, ज़्यादा हैवी खाना मत खाइए, नॉर्मल खाइए, कम खाइए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो जितना ज़्यादा आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, जितनी ज़्यादा बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी, एक स्टूडेंट के तौर पर परफॉर्म करने में, अच्छा स्कोर करने में आपको उतना ही ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। तो अगर आप यहाँ पर बोरियत फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप बोरियत फील ना करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बेहतर आपको चीज़ें समझा सकूँ। तो आप 5-10 मिनट का गैप ले सकते हैं। गिल के इतिहास लेखन का प्रभाव। अब देखते हैं, सॉरी गिल बोल दिया मैंने, मिल के प्रभाव। जेम्स मिल, जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन को हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ईसाई 3 धर्मों के आधार पर बांटने का प्रयास किया। मिल के अनुसार जो मिल का इतिहास लेखन है उसका क्या प्रभाव पड़ा वो हम देखते हैं। मिल ने अपने इतिहास लेखन को सुव्यवस्थित एवं आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की यहाँ पर से शुरुआत होती है। भले ही मिल ने भारतीय इतिहास लेखन का गलत विभाजन किया हो, भले ही मिल का इतिहास लेखन अनुसंधान की पद्धति का पालन न करता हो, भले ही मिल का इतिहास लेखन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो, भले ही मिल का इतिहास लेखन झूठा इतिहास लेखन हो, लेकिन भारत का इतिहास लेखन उसने एक सिस्टमेटिक तरीके से किया था। उसने वैसा इतिहास लेखन भारत का किया जैसा आज तक तब तक हुआ नहीं था, मिल से पहले तक। तो कह सकते हैं कि भारत के इतिहास लेखन की शुरुआत जेम्स मिल से हुई। इसलिए जेम्स मिल ने
पहली बार भारत के समग्र इतिहास लेखन को करने का प्रयास किया। यही कारण है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए भी, गलत इतिहास लेखन होते हुए भी मिल का प्रभाव ज़्यादा लोगों पर हमें देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पहली बार ऐसा कोई प्रयास हुआ था। जैसे उदाहरण के लिए बाहुबली या फिर केजीएफ जैसी मूवी बड़ी ज़्यादा कमाई करती है। क्यों? क्योंकि उस जॉनर में उतने बेहतर ढंग से शायद पहले कोई और मूवी बनी नहीं थी। इस कारण पहली बार वो मूवी बनी, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा कमाई की। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद उससे कई गुना बेहतर मूवी बन जाए और उनकी तुलना में वो मूवी एक फिसड्डी मूवी हो बनाने की तकनीक के आधार पर, लेकिन तब भी उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्योंकि 2017 में आई थी क्या, 2014-15 कब आई थी मुझे पता नहीं, लेकिन जब बाहुबली आई थी तो वह उस समय का बहुत ही शानदार इनोवेशन थी। तो अब भले ही भविष्य में और बेहतर फिल्में बन जाएं, लेकिन जब भी भारतीय सिनेमेटोग्राफी की बात होगी तो उन फिल्मों की बात ज़रूर होगी जिन्होंने भारतीय सिनेमा उद्योग को, भारतीय मनोरंजन उद्योग को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। अब इसी तरह से भले ही इतिहास लेखन में बड़े बड़े इतिहासकार आ गए, नए तरीके से शुरुआत हो गई, लेकिन मिल की इस बात के लिए तारीफ ज़रूर की जानी चाहिए कि उसने कोशिश की भारत के बारे में न जानते हुए भी भारत के बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की। मिल की परंपरा के साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हमें देखते हैं। विभिन्न आलोचनाएं के बावजूद मिल के काल विभाजन को आगे के इतिहासकारों ने भी अपनाया। अब देखिए, मिल की परंपरा के साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में हम देखते हैं हेनरी एलियट, डाउनसन, जी.बी. मॉलिसन, एल्फिंस्टन, विंसेंट ऑथर, स्मिथ, डब्ल्यू.एच. मोरलैंड, जेम्स टॉड कनिंघम, जेम्स ग्रांट, जी.बी. मॉलिसन हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी इन्होंने लिखी, एल्फिंस्टन हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया इन्होंने लिखी, जेम्स ग्रांट अ हिस्ट्री ऑफ मराठाज इन्होंने लिखी, डब्ल्यू.एच. मॉरलैंड फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब और एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इन इंडिया इन्होंने लिखी। तो ये सारे ग्रंथ आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये इतिहासकार किस परंपरा से आ रहे हैं। विल्सन हंटर इंडियन मुसलमान इन्होंने लिखी, बी.ए. स्मिथ एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार इस श्रेणी के हैं और विचारक इन्होंने लिखी, अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, अकबर द ग्रेट मुगल, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी। एल्फिंस्टन को भारत का टेसियस कहा गया है क्योंकि इसने ग्रीक रोमन केंद्रित इतिहास लेखन किया। इसके अनुसार भारतीय इतिहास लेखन में सिकंदर के आक्रमण के बाद तिथि क्रम व्यवस्थित तरीके से मिलता है। आक्रमण से पूर्व भारतीय इतिहास तिथिवार पूर्व नहीं था, मतलब कि आक्रमण से पूर्व भारत का जो इतिहास लेखन था उसमें तिथियों का ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि आक्रमण के बाद तिथि क्रम में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अब देखिए रुडयार्ड किपलिंग सिद्धांत क्या है? तो ये है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? रुडयार्ड किपलिंग ने एक सिद्धांत दिया था, वह था वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, यानी कि श्वेतों का अधिकार पत्र क्या था। अब ये क्या है? तो ये था भैया श्वेतों का अधिकार पत्र कि भैया भगवान ने हमको दुनिया को सभ्य बनाने के लिए भेजा है और अगर दुनिया को कोई सभ्य बना सकता है तो यूरोप के हम गोरे लोग ही बना सकते हैं, वरना कोई नहीं बना सकता। डेविड रिकार्डो का सिद्धांत, लगान सिद्धांत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, भारत आधुनिक परिभाषा वाला राष्ट्र न होकर विभिन्न जातियों, धर्मों और कबीलों का समूह है। ऐसी स्थिति में वह अपना शासन संभालने के काबिल नहीं है। ब्रिटिश ने अपनी जातीय श्रेष्ठता से भारत को जीता और वह आधुनिक प्रशासन, कानून व्यवस्था और शिक्षा की स्थापना और भारत के विकास को संभव बनाया। भारत के विकास और शांति के लिए भारत का शासन
भारत का शासन अनिवार्य है, भारत पर शासन अनिवार्य है। मतलब कि अगर भारत को विकसित बनाना है, भारत को एक अच्छा समाज बनाना है, तो ज़रूरी है कि जो इंग्लैंड है वह भारत का गुलाम बना रहे, वरना समस्या बढ़ सकती है। भारत कभी भी एक राजनीतिक इकाई नहीं रहा, यह केवल कठोर केंद्रीकृत शासन से ही संभव है, जो ब्रिटिश सरकार ही उसको दे सकती है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 18वीं सदी को अंधकार का युग घोषित किया और भारत में राजनीतिक प्रशासनिक एकता की स्थापना, आर्थिक विकास, समाज सुधार, विधि का शासन और सांस्कृतिक चेतना को विकास को ब्रिटिश शासन की देन माना। अल्फ्रेड लॉयल यहाँ पर कहते हैं कि ब्रिटिश शासन धीरे धीरे भारतीयों को अपना शासन चलाने के लिए तैयार कर रहा है। टॉमस एंड गैरेट कहते हैं, भारतीयों को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को परितोष यानी कि फुलफिलमेंट इन्होंने कहा। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत को ये तथाकथित राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े अल्पसंख्यक स्वार्थी लोगों का आंदोलन कहा है, जो जनता को गुमराह कर ब्रिटेन के सुशासन के विरुद्ध भारतीयों को भड़का रहा है। अब देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा सामाजिक डार्विनवादी अवधारणा विकसित हुई। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास विभिन्न लोगों और संस्कृतियों के बीच होने वाले संघर्ष की कहानी है, जिसमें विभिन्न प्रजातियां और संस्कृतियां आपस में लड़ती हैं और शक्तिशाली की जीत होती है। इस संघर्ष में वही शासन करता है जिसमें शासन करने की बेहतर क्षमता होती है। अब आखिर में हम क्या कह सकते हैं? उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन भारत पर ब्रिटिश शासन को वैध ठहराने और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए इतिहास को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के सैद्धांतिक प्रयास का हिस्सा है। ये इसके निष्कर्ष के तौर पर हम समझ सकते हैं। क्या? उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन भारत पर ब्रिटिश शासन को वैध ठहराने और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए इतिहास को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के सैद्धांतिक प्रयास का हिस्सा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय या फिर 18वीं शताब्दी के आखिर में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हम बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं, अब देखिए हर इंसान में कमी और अच्छाई दोनों चीज़ होती है। अगर आपको उस व्यक्ति की बुराई करनी है तो आप कमियों पर फोकस करोगे, अगर आपको उस व्यक्ति की अच्छाई करनी है तो आप उसकी पॉजिटिविटी पर फोकस करोगे कि भाई वो यहाँ पर से अच्छा है। इसी तरह अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया। उन्होंने हमारी अच्छाई नहीं देखी, हमारी कमी देखी। उन्होंने भारत की महान संस्कृति को नहीं देखा, उन्होंने सती प्रथा को देखा, उन्होंने नरबलि प्रथा को देखा, उन्होंने बाल विवाह को देखा। और इन प्रथाओं को बंद करते हुए उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत में कुछ भी नहीं है, भारत में कोई सांस्कृतिक विकास नहीं है, हम करेंगे इनका सांस्कृतिक विकास। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये सब उनकी एक प्रक्रिया थी जो चल रही थी। खैर, इसमें भारतीय क्रांतिकारी जो भविष्य में सतर्क हुए और उन्होंने इस तरह के इतिहास लेखन के विपरीत राष्ट्रवादी, सबाल्टर्न और उपाश्रय जैसी नवीन विचारधाराओं में अपने हाथ आजमाए और भारतीय जनता को प्रेरित करने का प्रयास किया। तो ये था इतिहास लेखन, जहाँ पर हमने समझा भारतीय इतिहास लेखन को, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन को, और हमने ये देखा कि किस तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन
की शुरुआत होती है और यहाँ पर विश्व की अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव स्वाभाविक तौर पर भारत में भी पड़ता है और भारत में भी इनका विकास अलग अलग इतिहासकारों के माध्यम से, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से होता है। तो इतिहास की इस कक्षा में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।